चलो तो मैं डिफाइन करता हूँ वर्स्ट क्या है, मोस्ट, अगला वर्ड क्या है, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, मोस्ट पावरफुल टेस्ट। देखो दोनों एक ही चीज है, मैं बोल रहा हूँ दोनों मतलब एक ही इन द सेंस कि क्रिटिकल रीजन के बेस पे टेस्ट डिफाइन होता है और टेस्ट डिस्क्राइब क्रिटिकल रीजन के लेके होता है। तो जो क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल है उसके करस्पॉन्डिंग जो टेस्ट है मोस्ट पावरफुल होगा। मतलब ये कहने का मतलब है, देखो तो पहले क्या डेफिनेशन है मोस्ट पावरफुल टेस्ट का, है ना। तो जो मोस्ट पावरफुल टेस्ट है वो ये होता है कि मान लो तुम्हारे पास एक टेस्ट है कि कंसीडर, मान लो तुम्हारे पास जो रैंडम सैंपल है x1 x2 अप टू xn, ये जो हमारे पास है दे आर अ रैंडम सैंपल फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूशन कंटेनिंग पैरामीटर थीटा, ठीक है ना। तो इसमें पैरामीटर थीटा है। अब जैसे तुम्हारे पास टेस्ट है फॉर एग्जांपल कि थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट अगेंस्ट थीटा इज इक्वल टू थीटा वन। तो थीटा नॉट और थीटा वन एक्चुअली कोई फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब कोई नंबर है, लेट्स से 0 है, ये 1 है, इस तरीके से। मतलब ये बोलूं कि जो पैरामीटर स्पेस यहाँ पे उसमें दो ही वैल्यू है, थीटा नॉट और थीटा वन। यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ इस केस में इसके करस्पॉन्डिंग। तो जो हमारे पास एक्चुअली अब क्या होता है, टेस्ट कैसे डिफाइन करते हो। सो अ टेस्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय एज, कैसे डिफाइन करते हो, रिजेक्ट एच नॉट इफ कोई, है ना, यहाँ पे कुछ रीजन होता है। फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि x1 x2 अप टू xn बिलोंग्स टू सम c। तो c कोई क्रिटिकल रीजन है, c क्या है, क्रिटिकल रीजन है। ओके, तो ये मतलब ये सैंपल है बिलोंग्स टू सम क्रिटिकल रीजन, रिजेक्ट एच नॉट इफ। तो इसी को बुक में लोग है ना इसको ऐसा लिखते होंगे, मतलब लिखते हैं x बार, मतलब अंडरस्कोर लगा रखा है, मतलब वेक्टर है, इसको ऐसा लिखते हैं कि दिस बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन c। यहाँ पे c क्या है, बिलोंग्स टू c, वेयर c इज अ क्रिटिकल रीजन, वेयर c इज, जो कैपिटल C है, क्रिटिकल रीजन है, क्रिटिकल रीजन है। तो इस क्रिटिकल रीजन को मैं कब बोलूंगा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, अगर इसके अलावा मैं कोई और क्रिटिकल रीजन कंसीडर किया। सो लेट्स से इसको मैं भी C1 बोल देता हूं, ठीक है। तो जैसे आपको याद है ना, अगर मैं बोलता हूं कि कोई पॉइंट डोमेन में स्मॉल a है, उसको कब बोलेंगे हम कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कब बोलते हैं, क्या डेफिनेशन है। जब सब उस पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू मैक्सिमम हो और उसके एक्सेप्ट किसी भी पॉइंट पर उससे कम हो। यस, लाइक प्रोबेबिलिटी एट a इज मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी एट x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन, ठीक। तो वही चीज यहां भी है कि मैं बोलूंगा ये जो क्रिटिकल रीजन C1 है मेरा, अब ये क्रिटिकल रीजन हो सकता है ऐसा हो x बार मोर देन 1 हो, एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। तो मैं ये बोलूंगा ये क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल है इस ऑल्टरनेटिव के लिए। क्यों, क्योंकि पावर का डेफिनेशन क्या है, तो ऐसा क्यों लिख रहा हूं कि यही मैं, ताकि इसके अलावा मैं कोई और क्रिटिकल रीजन लूं। अब कुछ भी ले लो, जैसे x बार मोर देन 1/2 ले लूं, या x बार मोर देन 2 ले लूं, x बार लेस देन 1 ले लूं, ये सब भी क्रिटिकल रीजन हो सकता है। तो ये क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल तब है जब इसके करस्पॉन्डिंग जो पावर आएगी, पावर का फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h1 इज ट्रू। इसीलिए पावर में h1 का इंपॉर्टेंस है, जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस उसका इंपॉर्टेंस है पावर में। तो मतलब ये है कि, तो पहले बात मैं पावर डिफाइन कर देता हूं। तो जो पावर है, लेट्स से p, या p से मतलब पाई से ना, बुक में जो पाई से डिनोट करते हैं, तो मान लो मैं पाई से डिनोट कर देता हूं, या 1 माइनस बीटा भी कई बार लोग लिखते हैं। बीटा जो नोटेशन यूज करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 2 एरर, तो 1 माइनस बीटा इज द पावर ऑफ द टेस्ट, एंड अल्फा जो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बोलते हैं, या साइज ऑफ टेस्ट बोलेंगे उसको हम, या जैसे टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी है वो अल्फा है। और बीटा जनरली जरूरी नहीं कि बीटा टाइप 2 एरर की प्रोबेबिलिटी, कई बार बीटा पावर के लिए भी यूज करते हैं बुक्स में। तो आपको समझना पड़ेगा, नोटेशन अपनी मर्जी से अज्यूम नहीं करना, आपको जो भी नोटेशन दे रखा हो क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया होगा। तो पावर क्या होगा, तो जो पावर है, ठीक है ना, सो जो पावर होगा, पावर ऑफ टेस्ट, है ना, पावर ऑफ टेस्ट, इसका डेफिनेशन क्या होता है,
तो ये था प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा नोटेशन में लिख रहा ना इसका, तो नोटेशन जो है पाई से नोट कर देता हूं तत्काल में। सो पाई हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। ये फॉर्मूला है पावर का, है ना। अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगली क्लास में और अगले 3-4 क्लास में क्वेश्चन ही होगा। तो अभी बस डेफिनेशन समझ लो, उस डेफिनेशन को अप्लाई कैसे करना है। असाइनमेंट भेजा, तो मैंने 3 असाइनमेंट आज भेजे थे, उसमें सॉल्व करो आप और फिर इसका डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट 3 क्लास में। तो पावर ऑफ टेस्ट का होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। H1 ये है और यहाँ H1 में क्या है, थीटा फिक्स्ड है, ये सिंपल हाइपोथेसिस है एक्चुअली, है ना। तो यहाँ मैं पाई थीटा नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये पर्टिकुलर नंबर आएगा, जस्ट पाई लिखा हूं मैं। तो जैसे क्या होता है कि इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू c गिवन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, यही मतलब है इसके हिसाब से। अच्छा तो अब ध्यान दो, तो मैं बोल रहा हूं कि द क्रिटिकल रीजन C1 इज मोस्ट पावरफुल। मैं बोलूंगा कोई क्रिटिकल रीजन C1 है, वो मोस्ट पावरफुल है कब, इफ एंड ओनली इफ पाई करस्पॉन्डिंग टू C1। मैं क्या लिख रहा हूं, पाई मतलब पावर करस्पॉन्डिंग टू C1। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, यही है ना। तो मैं उतना डिटेल में लिख रहा, बट मैं लिखना चाह रहा हूं जस्ट कि x बिलोंग्स टू, ये x अंडरस्कोर लगा रहा हूं, इसका मतलब है रैंडम वेक्टर है ये x बार जब लिख रहा हूं इसका ये मतलब है। तो x अंडरस्कोर नीचे है, तो मतलब क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है, x नीचे लाइन लगाते कुछ बोलते हैं, इसका नाम है जैसे x बार होता है ऊपर लाइन लगाते हैं तो अच्छा ऐसा पता नहीं। सो मैं अभी ऐसे अंडरस्कोर ही बोल देता हूँ, x वेक्टर बोल देता हूँ, वेक्टर x। चलो तो वेक्टर x जो है इसको वेक्टर x बोल देते हैं। तो x वेक्टर जो है बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन C1 गिवन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1, दिस इज मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी, तो मैं ऐसे लेता हूं पाई एट C बोल दिया, मान लो C, तो C मतलब क्रिटिकल रीजन, तो यहां पे क्या होगा कि पाई एट C मतलब इसका डेफिनेशन क्या है, तो प्रोबेबिलिटी x वेक्टर बिलोंग्स टू C गिवन थीटा इज इक्वल टू थीटा 1। तो इससे क्या समझ आया, आगे वैसे ही जैसे मैक्सिमम मिनिमम आप डिफाइन करते हो सेम तरीके से फॉर ऑल क्रिटिकल रीजन C। क्या मैं कोई और लिख सकता था, या C2 लिख दूं यहां पे मैं, फॉर एनी अदर क्रिटिकल रीजन C2, या तो मैं ऐसा बोल दूं, तो यहाँ स्ट्रिक्टली लगा दूंगा मोर देन में, है ना। तो इस तरीके से सो फॉर एनी अदर क्रिटिकल रीजन, फॉर एनी अदर क्रिटिकल रीजन C2 कोई भी ले लो, उससे पाई मतलब पावर, पाई में नोटेशन कर रहा हूं पावर के लिए, ठीक है ना। सो पाई C बोल दो चाहो तो इसको, C मतलब क्रिटिकल रीजन के लिए, पावर करस्पॉन्डिंग टू दैट क्रिटिकल रीजन, क्योंकि रिजेक्ट H0 में यूज करोगे ना। तो ओके तो अभी क्या लिख रहा हूं कि अभी इसके लिए मैं नोटिस मतलब ये बोल रहा हूं कि जो क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल है उसके करस्पॉन्डिंग पावर हाईएस्ट आएगी। कोई और क्रिटिकल रीजन लोगे तो उसकी पावर, उसके करस्पॉन्डिंग पावर कम आएगी। मतलब समझ आ रहा है, देखो यहाँ प्रोबेबिलिटी x बार मतलब x वेक्टर बिलोंग्स टू C1 गिवन थीटा इज थीटा 1, दिस व्हेन x बिलोंग्स टू C1 व्हेन थीटा इज थीटा 1, इस केस में तो ये मोस्ट पावरफुल है। और एक वर्ड क्या आता है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल। तो सिंपल वर्ड से सिंपल में मोस्ट पावरफुल लिखो या यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल लिखो, सेम बात है, ठीक। क्यों, क्योंकि ऑल्टरनेटिव में थीटा तो फिक्स कर रखा है ना, थीटा चेंज तो हो नहीं रहा, लेकिन मीनिंग कब डिफरेंट होगी दोनों की, जब ऑल्टरनेटिव से मोर देन 1 पॉइंट है, कंपोजिट है अगर ये, तो कंपोजिट में क्या होगा कि थीटा कुछ भी रहे स्टिल द C1 ही मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, चाहे किसी भी थीटा के लिए, तो उस केस में बोलेंगे C1 इज द यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। किसी को डाउट हो रहा है डेफिनेशन में तो पूछो, अगर कुछ मतलब कंफ्यूजन हो रहा है तो सिम तो ये हाँ ये यूनिक हो जाएगा ना, हाँ यस, और वही यूनिक है, तो वही तुम्हारा जो आता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो आता है वो यूनिक होता है।
तो यहाँ साइज फिक्स रहता है, मैं साइज नहीं लिखा हूं, मैं साइज लिख सकता हूं, है ना। तो मान लो अ टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, साइज अल्फा, है ना, गिवन एज, मतलब जो टेस्ट है वो क्रिटिकल रीजन के हेल्प से डिफाइन होता है। तो यहाँ बोल रहा हूं कि ये मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, तो उसी केस में बोला कि जो टेस्ट मैंने डिफाइन किया है, सो द टेस्ट डिस्क्राइब्ड by critical reason C1 is called most powerful critical reason, most powerful critical reason, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा। तो यहाँ थीटा फिक्स है इसलिए मोस्ट पावरफुल है, इवन इट इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इन केस ऑफ सिंपल वर्सेस सिंपल, the most powerful test is also uniformly most powerful test, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस है कि जब ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे पास यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। तो यहां भी सिंपल है कि लेट x1 x2 अप टू xn, ये तुम्हारे पास रैंडम सैंपल है किसी डिस्ट्रीब्यूशन से जिसमें पैरामीटर थीटा है। अब क्या है आपके पास कि, ठीक है ना, तो x1 x2 xn जिसका पैरामीटर क्या है, थीटा है। अब जो हमारे पास आएगा अगेन अ टेस्ट ऑफ साइज अल्फा डिफाइंड एज, या पहले तो मैं टेस्ट हाइपोथेसिस लिख दूं ना। सो मान लो एक है h0 है तुम्हारे पास, यहाँ भी चलो अभी थीटा नॉट ही ले लेता हूँ, और h1 है लेट्स से वर्सेस थीटा नॉट इक्वल टू थीटा नॉट बोल दो, है ना। तो अब देखो अभी क्या हो गया कि कंपोजिट में थीटा नॉट को छोड़ के इनफाइनटली मेनी वैल्यू पॉसिबल है थीटा की, तो ये कंपोजिट है वो सिंपल है। यहाँ हो सकता है थीटा या इस तरह से हो, थीटा मोर देन थीटा नॉट या थीटा लेस देन थीटा नॉट, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब कंपोजिट हाइपोथेसिस है। देखो सो थीटा मोर देन थीटा नॉट या थीटा लेस देन थीटा नॉट इस तरीके से होगा। सो अ टेस्ट ऑफ साइज अल्फा, ठीक है, तो अ टेस्ट ऑफ साइज अल्फा जो होगा डिफाइंड एज या गिवन एज कि मान लो ऐसा होगा, रिजेक्ट h0 इफ, है ना, तुम मान लो C1 हो गया, x बार बिलोंग्स टू C1 एक क्रिटिकल रीजन है, ठीक है, और C1 क्या है, क्रिटिकल रीजन है, वेल C1 इज अ क्रिटिकल रीजन, x बार नहीं सॉरी x वेक्टर, ठीक है, x वेक्टर बताइए, जैसा पीछे नोटेशन यूज किया मैंने। तो x वेक्टर जो है आपका कि दिस x वेक्टर इज where C1 is critical reason, क्या बोलूंगा मैं कि अब इससे ना C1 के अलावा बहुत सारे क्रिटिकल रीजन हो सकता है, तो अब क्रिटिकल रीजन, अच्छा मैं लिखा ही था क्रिटिकल रीजन C1 इज मोस्ट पावरफुल, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, ठीक है ना, is uniformly most powerful test if and only if again pi corresponding to, अब यहां तो अल्टरनेटिव है तो डिफरेंट थीटा के लिए तुम्हारे पास, समझ रहे हो ना पावर क्या होता है, पावर तो ये है ना कि पावर अगर मैं डिफाइन करूं यहाँ पे, सो यहाँ पे पाई थीटा यूज करेंगे, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी रिजेक्ट h0, तो रिजेक्ट h0 मतलब x वेक्टर बिलोंग्स टू क्रिटिकल रीजन गिवन थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट। अब यहाँ थीटा फिक्स तो है नहीं कि तुम यूज कर लोगे, तो यहाँ थीटा कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ ये कहता है कि लाइक कोई बात नहीं है, तुम्हारा एक क्रिटिकल रीजन C1 एक ऐसा क्रिटिकल रीजन है कि प्रोबेबिलिटी x वेक्टर बिलोंग्स टू C1 गिवन थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट, चाहे थीटा कुछ भी वैल्यू ले, दिस प्रोबेबिलिटी इज मोर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी x वेक्टर बिलोंग्स टू C2 गिवन थीटा इज नॉट इक्वल टू थीटा नॉट।
अभी मैं इसके लिए डिफाइन करता हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं, बाकी तुम समझ सकते हो कि वो ऐसा रहेगा, सिमिलर डेफिनेशन रहेगा, ठीक है। तो मैं डिफाइन बस इसके लिए कर रहा हूँ। तो ये क्या है, पावर फंक्शन है, ठीक है, करस्पॉन्डिंग टू क्रिटिकल रीजन C1, पावर करस्पॉन्डिंग टू, क्योंकि यहाँ थीटा अलग अलग है तो आंसर थीटा के टर्म्स में आएगा, फंक्शन ऑफ थीटा आएगा। तो ये पावर फंक्शन है फॉर द क्रिटिकल रीजन C2। तो इसको है ना, दिस फॉर ऑल थीटा, चाहे थीटा कुछ भी हो, यहाँ थीटा फिक्स नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में हम ये बोलेंगे एंड इन दिस केस, ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट है जो डिस्क्राइब हो रहा है क्रिटिकल रीजन C1 से, वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट होगा, है ना। सो इन दिस केस टेस्ट डिस्क्राइब्ड यूजिंग क्रिटिकल रीजन। अब पता है यहाँ पे मजे की बात ये और अच्छी बात ये है कि तुम्हें कहीं पे ऐसा करना नहीं पड़ता है कि तुम इस क्रिटिकल रीजन का पावर निकालो, कितनों का पावर निकालोगे तुम। तो हमें पे क्या है कि एक क्रिटिकल रीजन मुझे मिलता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, चाहे वो सिंपल वर्सेस कंपोजिट हो या सिंपल वर्सेस सिंपल हो, उन दोनों केस में जो भी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन आता है वही मेरा मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है, इवन वो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है बाय नीमन पियर्सन लेमा। तो हमें कहीं पे ऐसा चेक करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास लाखों क्रिटिकल रीजन है, अब मैं ढूंढूं उसमें से कि कौन सा क्या है मोस्ट पावरफुल। जैसे यूएमबीयू था, यूएमबीयू भी सेम ही कॉन्सेप्ट था ना कि अनकाउंटेबली मेनी अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है, इनफाइनाइट अनबायस्ड एस्टिमेटर हो सकता है। अब मुझे ये ढूंढना है कि भैया कौन सा सबसे कम वेरिएंस वाला है, तो हमें इतना एफर्ट थोड़ी करना है एक एक का चेक करना है। हमारे पास थ्योरम्स है, लेवन सेफी, राव ब्लैकबेल या वो है ना क्रेमर राव लोअर बाउंड, तो कुछ हमारे लाइफ को आसान बनाने कुछ रिजल्ट्स हैं। तो सेम यहाँ पे जो नीमन पियर्सन लेमा है वो एक थ्योरम है जो कहता है कि जो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो तुम्हारा क्रिटिकल रीजन आ रहा है वही मोस्ट पावरफुल है। तो तुम्हें अलग से कहीं चेक करने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें डेफिनेशन जानने की जरूरत है, मतलब क्या है उसका एक्चुअली। बाकी कहीं ऐसा नहीं है चार, हाँ अगर ऐसा दे दिया कई बार दो क्रिटिकल रीजन दिया, बोला कौन ज्यादा पावरफुल, तो निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी तो वो निकाल भी लेंगे। लेकिन ऐसे है ना, जनरली क्वेश्चन में ऐसे एग्जाम में आए नहीं है, तो बाकी कर भी सकते हैं, डेफिनेशन पता है तो चेक कर भी सकते। दो क्रिटिकल रीजन दिया, मुझे पूछा कौन ज्यादा पावरफुल है, हम फाइंड कर लेंगे पावर करस्पॉन्डिंग टू दैट। ओके ठीक है, देखो तो क्या होगा इन दिस केस टेस्ट डिस्क्राइब यूजिंग क्रिटिकल रीजन C1 is called uniformly most powerful critical reason। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन का मतलब क्या है, यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल। यूनिफॉर्मली वर्ड का इंपॉर्टेंस ये है कि फॉर ऑल थीटा इट होल्ड, सेम थिंग वहां भी था, है ना, कुछ लोग बोला था ना यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर, कुछ बुक लिखता है मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर। तो यूनिफॉर्मली का मतलब ये है कि फॉर एनी थीटा बिलोंग्स टू द पैरामीटर स्पेस, ये चीज है। ओके अब आता है नीमन पियर्सन लेमा क्या कहता है। तो हम एक बार आपको याद दिला दे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, है ना, ये लास्ट क्लास में किया था हमने LRT लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट। तो इसमें सिंपल ये था कि मान लो जी जी हाँ ठीक है ना। तो यहाँ H नॉट मान लीजिए है कि थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस अंडर H नॉट, और H1 है पैरामीटर स्पेस, थीटा बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस अंडर H1। और आप जानते हैं कि इन दोनों का यूनियन जो है, हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो मेरा बिग थीटा है दैट इज द दिस यूनियन दिस, ठीक है, बिग थीटा नॉट यूनियन बिग थीटा 1। तो ये हमारे पास है। तो होता क्या लाइक्लीहुड से क्या कहता है कि आपके पास कोई भी मान लो लेट x1 is to xn, this is a distribution from this। तो लाइक्लीहुड फंक्शन वी ऑलरेडी नो कि जॉइंट पीडीएफ है, अरे so this we already know it is a joint PDF, so this is just
एफ ऑफ एक्स आई, आई फ्रॉम 1 to पीडीएफ तो कॉमन ही है सबका, तो इस तरीके से तो ये लाइक्लीहुड फंक्शन आता है, इनफैक्ट यहाँ थीटा रहेगा। तो क्या होता है कि अ क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा है ना इज गिवन एज, तो क्रिटिकल रीजन तो ये होगा कि लाइक्लीहुड फंक्शन तो ये होता है, देखो मैक्सिमम ऑफ एल थीटा अपॉन मैक्सिमम ऑफ एल थीटा, देखो थीटा ये है, ध्यान देना, यहां थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट है और यहां थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा है, दिस इज लेस देन इक्वल टू के, ये आपका क्रिटिकल रीजन है। क्या लिखा मैंने, दोनों लाइक्लीहुड फंक्शन ही है, डिफरेंस क्या है, इसको मैक्सिमाइज करना है पैरामीटर स्पेस अंडर एच नॉट, इसको मैक्सिमाइज करना है होल पैरामीटर स्पेस पे, बट ये ध्यान रखना कि सिंपल वर्सेस सिंपल है, तो हम डायरेक्टली हम थीटा 1 लेते हैं, मतलब जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में जो आपको दे रखा है थीटा की वैल्यू वो रखेंगे और यहाँ पे जो नल में दे रखा है, अदरवाइज जनरलाइज कॉन्सेप्ट ये है। सो दिस इज अ क्रिटिकल रीजन इन जनरल, मैं लास्ट क्लास में दिखाए थे तो अलग अलग केस में करके दिखाए थे आपको, उसका कॉमन ये आंसर है ना, ये होगा। एंड चूंकि मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये साइज अल्फा का है, तो अल्फा क्या होगा, तो आपको ये के डिसाइड करना पड़ेगा, आपको के यूनिक आएगा तभी वो मोस्ट पावरफुल होगा ना। अब सोचो डिफरेंट के लिए डिफरेंट क्रिटिकल रीजन आएंगे, तो हमें मोस्ट सुटेबल के ढूंढना होता है ताकि इस क्रिटिकल रीजन की प्रोबेबिलिटी जो है वो अंडर एच नॉट अल्फा आ जाए और पावर मैक्सिमम हो जाएगा, वो थ्योरम कहता है। तो लाइक यहाँ से आ जाएगा कि प्रोबेबिलिटी, ये जो क्रिटिकल रीजन आया है ना, इसको मैं कुछ नाम दे दूं, चलो W रख देता हूं, तो जैसे लास्ट क्लास में W लेके चल रहे थे ना, तो मान लो ये W है, T ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये जो W आया है दिस इज लेस देन इक्वल टू K अंडर H नॉट, है ना, दिस ये जो होगा ये अल्फा आएगा। तो यहां से ये क्यों दे रखा है अल्फा, तो ये हमें के मोस्ट सुटेबल के निकालना, जिसके लिए टाइप 1 एडिटिव प्रोबेबिलिटी अल्फा हो जाए और जो कुछ के यूनिक आएगा, सो दैट के जो आपका है उस के लिए पर्टिकुलर के मान लो 1 आया फॉर एग्जांपल, तो दिस W इज लेस देन इक्वल टू के इज द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। 1 के अलावा 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, तो वो मोस्ट पावरफुल नहीं होगा, उसके लिए पावर कम आएगी इस तरीके से। तो ये कॉन्सेप्ट ये तो हो गया लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट, है ना, ये क्रिटिकल रीजन है और ये अल्फा है, यहाँ से के निकल जाएगा, ये के निकालने के लिए कंडीशन होता है। अब नीमन पियर्सन लेमा क्या कहता है, तो जो नीमन पियर्सन लेमा कहता है, हाँ मैं एक्चुअली थोड़ा घूमने गया था बाहर, अच्छा अच्छा, हाँ वो 3 दिन के लिए गया था मैं, जी जी सर, जी जी थैंक यू, हाँ ओके, तो ये होगा नीमन पियर्सन लेमा, ठीक है ना। तो ये क्या कहता है कि कोई आपके पास जनरली जो इनिशियली ये थ्योरम दिया गया था सिंपल वर्सेस सिंपल के लिए, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया सिंपल वर्सेस कंपोजिट के लिए भी, ओके। तो यहाँ पे मान लो जैसे एच नॉट है आपके पास, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, H1 है थीटा इज थीटा 1, ठीक है। सो दो पॉइंट है अलग अलग, एंड सो क्या होगा, ये सिंपली ये कहता है एक्चुअली कि क्रिटिकल रीजन obtained using likelihood ratio test, या सिंपली लिखूं ठीक है, using likelihood ratio test of size alpha is most powerful, या इवन यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, कोई दिक्कत नहीं, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा, ठीक है ना। तो ये इसका स्टेटमेंट है, बुक में अगर देखूं मैं, बुक में अपने तरीके से लिखता है, तो बुक में लोग क्या लिखते हैं,
हाँ, जो ये कैसेला बर्ग वाली बुक है, ये लिखता है कि वही है, कंसीडर दिस सेम ही उसको एक्सप्लेन कर दिया डेफिनेशन के थ्रू। एनी टेस्ट सेटिस्फाइंग दिस एंड दिस इज यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल, है ना। तो ये इवन मोस्ट पावरफुल या यूनिफॉर्मली लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। तो अगर यूनिफॉर्मली भी लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा। ठीक है, तो यही है। तो ये तो गया तुम्हारा थ्योरीज, डेफिनेशन। सबसे क्वेश्चंस कैसे करना है इस पे, है ना। जैसे अब मुझे क्वेश्चंस कैसे करना है, एक बार डेफिनेशन होगा ना, क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या रह गया, अब ये थोड़ा, ये लास्ट वाला टॉपिक ना हमने जस्ट लास्ट वाला डिफाइन किया था ना, हमें थोड़ा कैलकुलेट करना होगा, इसकी जरूरत पड़ेगी अभी हमें। तो मैंने डिफाइन कर दिया ना, मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन, मोस्ट पावरफुल टेस्ट, रिलेटेड ही है। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल हो गया, नीमन पियर्सन लेमा, इट्स एप्लीकेशन टू कंस्ट्रक्ट एमपी और यूएमपी टेस्ट फॉर द सिंगल पैरामीटर फैमिली। थ्योरीज यही है। तो देखो कोई टर्म अगर क्लियर नहीं हो आपको डेफिनेशन में तो बताओ। मतलब डेफिनेशन एटलीस्ट हर पॉइंट का आपको क्लियर हो कि मीनिंग क्या है। कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट डेफिनेशन पे होता है, बच्चा बहुत सारी मेथड लगा रहा होता है, जो वो नहीं होती ना, कई बार डायरेक्टली डेफिनेशन से हो जाता है। ठीक है ना। तो मैं टर्म डिफाइन कर लिया, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूं। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट फॉर द पैरामीटर्स ऑफ यूनिवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि इसकी जरूरत क्वेश्चंस में पड़ेगी। क्रिटिकल रीजन देगा नहीं, आपको खुद डिसाइड करना है। तो हमने लास्ट क्लास में हालांकि कुछ बता भी रहा था लेकिन किया नहीं था कंप्लीट। देखो कंप्लीट एक दो क्वेश्चन करके देखो। जैसे अगर मैं लिखूं कि नेचर बुक बहुत डिटेल में बताया। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट जो है ना, प्रसन्ना साहू बोले को बहुत डिटेल में इसने करके दिखाए हैं, हर क्वेश्चन में ना फाइंड कर करके दिखाए हैं क्रिटिकल रीजन क्या क्या होगा किस केस में। देखो जैसे ये तुम याद रखो, ज्यादा अच्छा है, नहीं रखो तब भी थ्योरम लिख देता हूँ ये, या प्रूव भी कर सकते हैं हम लोग। सो मैं थ्योरम में ही डायरेक्टली लिख देता हूँ जिसको मैं यूज करूंगा। प्रूव भी कर सकते हैं, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पता ही आपको क्या है। जैसे मान लो कि कुछ मैं आपको स्टेटमेंट लिखा देता हूँ ना, उससे तो कुछ क्वेश्चंस करोगे, पहले लिख लो फिर क्वेश्चन नहीं रहेगा, फिर एक बार करेंगे। तो क्वेश्चंस के टाइम पे मैं थ्योरी बता सकता हूँ, अगर कुछ तुम्हें उस समय क्लियर तो क्वेश्चन पूछो, इसको अप्लाई इसी को तो करना है। तो जैसे कुछ रिजल्ट्स लिख लो। रिजल्ट्स क्या है कि मान लो तुम्हारे पास है कि लेट x1 x2 xn, ये रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से, म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर, वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन। सिग्मा स्क्वायर इज नोन मतलब गिवन है, तो सिग्मा स्क्वायर तुम्हें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर इज नोन, तो सिग्मा स्क्वायर तुम्हें यहाँ पे गिवन है। अब क्या बोल रहा है कि सो वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन, और तो मतलब कांस्टेंट, लाइक सिग्मा स्क्वायर लाइक ए कांस्टेंट। तो यहाँ बस पैरामीटर म्यू ही है। और यहाँ भी आप ध्यान से देखोगे तो इन्होंने ये कहा है कि फॉर द यूनिवेरिएट नॉर्मल, है ना, ठीक है। हाँ, तो डबल नहीं होगा, बाई वेरिएट नॉर्मल नहीं होगा, सिंगल वेरिएंट मतलब पॉपुलेशन, सिंगल पॉपुलेशन मतलब होगा, एग्जाम्पल लेना है उसमें से। तो इसके लिए टेस्ट है मेरे पास कि H0 मैं डिफाइन कर रहा हूं कि म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, वर्सेस H1 डिफाइन कर रहा हूं म्यू इज डिफरेंट देन म्यू नॉट, ठीक। तो इसका मुझे निकालना है क्रिटिकल रीजन। तो क्वेश्चन है, सो द क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा क्या होगा। क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा इज, ये बताना है आपको क्या आएगा। ट्राई करके देख लेते हैं। ऐसे मतलब मुझे आंसर पता है क्योंकि ना थ्योरम है ये। तो ये x बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा बाई रूट एन आएगा। दिस इज मोर देन इक्वल टू सम k। तो पहले तो k आएगा, फिर बाद में चलो साइज अल्फा बाद में करते हैं।
द क्रिटिकल रीजन इज, तो क्रिटिकल रीजन ये आएगा, कैसे आया तो ये भी प्रूफ करते हैं, मैं इसको प्रूफ करके दिखा देता हूँ, बाकी जो स्टेटमेंट लिखूंगा तो वैसे ही प्रूफ हो जाएगा, एक मैं करके दिखा देता हूँ। एंड द क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा इज, तो अब क्या इसमें क्या करना होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल टू अल्फा कर देंगे अंडर एच नॉट। तो अच्छा यहाँ पे तो हमारे पास लेफ्ट साइड में जो है तो के कहीं ना कहीं अल्फा के टर्म में कुछ ना कुछ आ जाएगी, तो क्या आएगी, तो यहाँ पहली बात तो म्यू नोन है ना, तो यहाँ तो ये क्रिटिकल म्यू नॉट के टर्म में शुरू में आएगा, ठीक है। और तो लिखा हूँ क्योंकि साइज अल्फा तो दिया नहीं है, एक मिनट, तो उसको ड्राइव करके ही देखना पड़ेगा मुझे, नहीं और साइज अल्फा में कन्वर्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा z अल्फा बाई 2, तो ये जो बन के आ जाएगा x बार माइनस म्यू नॉट सिग्मा बाई रूट एन, दिस इज मोर देन इक्वल टू z अल्फा बाई 2, तो ये कांस्टेंट सिंप्लीफाई होके ये आ जाएगा, देख लो एक बारी, तो उस कांस्टेंट की वैल्यू जब निकालेंगे तो यही आ जाएगी, है ना। तो इसी को शॉर्ट में बुक में हो सकता है लिखा होगा, दैट इज, इसको लिख देता है लोग कैपिटल Z मोर देन इक्वल टू Z अल्फा बाई 2, तो ये क्रिटिकल रीजन है। इसको प्रूव करूं, बोलो भाई, ये आप लोगों को समझ आ रहा है करना क्या है? सर समझ तो आ रहा है, एक बार थोड़ा सा बता दो। देखो प्रूफ में अगर मैं एल म्यू लिखूंगा, म्यू वो तो कांस्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट है, तो हम लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे म्यू के टर्म में, तो प्रोडक्ट 1 बाई रूट 2 पाई सिग्मा ई की पावर माइनस हाफ एक्स आई माइनस म्यू क्या है, हाँ अपॉन सिग्मा, ठीक है ना, होल स्क्वायर। देखो ये दो प्रोडक्ट है, इसको तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, देखो तो यहां से जो लाइक्लीहुड फंक्शन बन के आएगा वो आएगा 1 बाई रूट 2 पाई सिग्मा इस पूरे की पावर एन ई की पावर माइनस 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू एन, तो ये तो लाइक्लीहुड फंक्शन लिख दिया। अब आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से क्रिटिकल रीजन फाइंड करना है, सो LRT क्रिटिकल रीजन इज, तो यू ऑलरेडी नो ये सिंपल वर्सेस कंपोजिट है, तो मैक्सिमाइज करेंगे लाइक्लीहुड फंक्शन व्हेन म्यू बिलोंग्स टू पैरामीटर स्पेस अंडर नल हाइपोथेसिस अपॉन लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है विथ रिस्पेक्ट टू द होल पैरामीटर स्पेस, तो डिनोमिनेटर में म्यू की जगह क्या यूज होगा, MLE आपको याद होगा कि नॉर्मल में x बार ही आता है, तो ये x बार होगा। अब इसी को लिखना है मुझे इसके लिए, तो एक बार म्यू की जगह म्यू नॉट रखेंगे, एक बार x बार रखेंगे। देखो तो ऐसे तो ये कांस्टेंट एक कट जाएगा ना, तो नहीं लिखता हूं इसको मैं, क्योंकि सिग्मा तो कांस्टेंट है, तो इसका कोई काम तो है नहीं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ये लिखता हूं बस। तो यहाँ पे न्यूमरेटर में होगा e की पावर माइनस 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स आई माइनस म्यू नॉट का होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू n अपॉन e की पावर माइनस 2 सिग्मा स्क्वायर समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू n। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए तो e की पावर डिनोमिनेटर को ऊपर ले आओ, तो माइनस 1 बाई 2 सिग्मा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एंड अभी है समेसन एक्स आई माइनस म्यू नॉट होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 टू n माइनस, क्योंकि ये माइनस बाहर आया हुआ है, तो समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है जी। सब्ट्रैक्ट करो उसको, तो समेसन कॉमन लो और सिंप्लीफाई करके बताओ क्या आएगा। समेसन कॉमन लेते हैं, अब मुझे बताओ ये ब्रैकेट में क्या आएगा सिंप्लीफाई होके, आप लोग जरा ट्राई करो। x1 minus p नॉट का होल स्क्वायर टाइप, हाँ बाकी उधर चला जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा एक्चुअली। तो अभी एक काम करो, इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूं, अभी बाद में इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो x ना दिस, या भी रहने दो, इसको मैं सीधा सीधा, अच्छा मैं सीधा क्रिटिकल रीजन लिखने लगा था ना, तो ठीक है कोई बात नहीं,
तो लेस देन इक्वल टू साथ में लेके चलते हैं, ठीक है। ये थ्योरम है, ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा, उसको मैं अभी यूज करूंगा। मतलब इस तरह के और भी थ्योरम्स हैं जो मैं लिखूंगा, तो याद रखो, ठीक है, डिराइव करना पड़ेगा हर बार। तो दिस इज लेस देन इक्वल टू के, लेस देन इक्वल टू के, अभी k1 लेके चलो। तो ऐसा करो, e को हटाना है मुझे, तो मुझे अगर e को हटाना लॉग ले लेते हैं, -1/2 सिग्मा स्क्वायर भी हटाना उधर भेज दें, तो लेस देन इक्वल टू मोर देन इक्वल टू हो जाएगा। तो समेशन xi माइनस म्यू नॉट होल स्क्वायर माइनस xi माइनस x बार होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 to n। ध्यान रखो, लॉग लिया, इनइक्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन है। माइनस उधर गया तो इनइक्वालिटी चेंज, तो इसको मैं k2 डायरेक्टली लिख देता हूं। किसी को डाउट है तो पूछो, इनइक्वालिटी चेंज हुआ माइनस की वजह से। अब इसको तो मैं बोल रहा था सिंप्लीफाई करो, दोनों ब्रैकेट ओपन करो और सिंप्लीफाई करो, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट भी होता है ना कि ये xi कट जाएगा, तो वो x बार माइनस म्यू नॉट का होल स्क्वायर बन जाएगा समहाउ, कांस्टेंट शिफ्ट करके। तुम लोग कर पा रहे हो कि नहीं? इसको ओपन करूं मैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a स्क्वायर समहाउ सिंप्लीफाई करके तुम बताओ भाई, यूज करूं या सिंप्लीफाई करूं? देखो डायरेक्ट क्रिटिकल रीजन आ जाएगा क्या? हाँ, मतलब इसको पहले सिंप्लीफाई करो, तो ये कहीं ना कहीं ये आएगा तुम्हारा x बार माइनस म्यू नॉट होल स्क्वायर मोर देन इक्वल टू सम k3 बोल दो, देख लो एक बारी। और क्या कर सकते हो इसका? तो ये तो समेशन एन टाइम हो जाएगा ना, ये तो आई इसमें खत्म ही हो गया। तो जब आई खत्म हो गया, इसका समेशन होगा तो क्या होगा? तो इस समेशन का क्या होगा मैं पूछ रहा हूं, अब क्या करूं? अरे उल्लू, ये बताओ समेशन 2 आई फ्रॉम 1 to n किसके इक्वल है? ये है ना, n टाइम 2, यस, ये 2 टाइम n, तो वही वहां भी करेंगे ना। अब आई आपको कहीं दिख रहा है क्या? आई तो कहीं दिख नहीं रहा आपको, तो आई तो गायब हो गया है, तो समेशन तो आई पे था ना, तो वो वही चीज हर बार ऐड हो जाएंगी, तो n टाइम, कोई फर्क नहीं, n को राइट में भेज दो। तो हटा देता हूं समेशन, तो x बार आप कैपिटल में लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो, मर्जी है। देखो तो मैं इसमें लिख रहा हूं, तुम कैपिटल लेके भी चल सकते हो, मैं स्मॉल से ही लिख रहा था तो अभी ठीक है, स्मॉल लिखो। दिस होल स्क्वायर मोर देन इक्वल टू, समेशन हटा दिया तो ये k4 बन गया। अब मुझे स्क्वायर हटाना है तो मैं क्या करूंगा बोलो? अच्छा देखो, यहाँ सिग्मा नोन था, तो आप चाहो सिग्मा उधर ही भेज सकते थे, तो x बार माइनस म्यू नॉट का मॉड मोर देन इक्वल टू k स्टार या k2 बोल दो। तो ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप चाहो तो हटा सकते हो, मतलब थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो इसको, कि इसको इधर ले जाओ, तो क्योंकि इधर नोन है ना सिग्मा, तो कांस्टेंट है, n कांस्टेंट उधर चला जाएगा। तो मैं वैसे लिखा था कि याद रहे, बाकी आपकी मर्जी है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहां से आ गया मॉड x बार माइनस म्यू नॉट मोर देन इक्वल टू k5। तो ये मेरा एक क्रिटिकल रीजन आ चुका है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से ये क्रिटिकल रीजन है। अब साइज अल्फा है, तो साइज अल्फा करने के लिए इसका हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, सो x बार माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू k5 हटाए k कर दो, अब इसकी जरूरत है k ही कर दो, सो मोर देन इक्वल टू k गिवन, अरे म्यू नॉट है ना, अच्छा तो ये क्या ही दिक्कत है, दिस, सो क्या होगा अब, प्रोबेबिलिटी x बार माइनस म्यू नॉट, और कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो तुम k निकालने के लिए क्या करोगे? अब इसको डिवाइड कर दो, है ना, तो सिग्मा स्क्वायर बाई रूट n कर देते हैं इसको, तो यहाँ भी हो जाए, कोई बात नहीं, तो कांस्टेंट है ना, तो ये नया कांस्टेंट मान लो जैसे k5 था, रहने दो, k5 था, अब इसको k6 कर दो, क्या दिक्कत है ना। अब म्यू तो ऑलरेडी यूज हो ही चुका है, सो ये अल्फा है। अब बताओ तुम्हें याद है ये नोटेशन, k6 के प्लेस में मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नोटेशन समझ रहे हो ना तुम लोग? तो इसी को मैं ठीक से लिखता कि x बार माइनस म्यू नॉट, जो मैं कह रहा था सिग्मा बाई रूट n तुमने अभी किया है, तो यही तो मेरा k6 है ना यहाँ पे,
जी सर इसको डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ -k6 लिखेंगे क्या? नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, कोई नोटेशन क्लियर है आपको? देखो ध्यान से, मैं हाँ, जैसे हम लिख रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी मॉड जेड यहाँ पे है मोर देन इक्वल टू, मैं आपसे पूछूं जेड अल्फा बाई 2, ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताओ ये कितनी आएगी। तो इसका मतलब है कैपिटल जेड स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो जेड अल्फा बाई 2 ज्यादा होगा या माइनस जेड अल्फा बाई 2 से कम होगा ना। अगर मैं ग्राफिकली आपको समझाने की कोशिश करूं तो रफली ये 0 है, सो जेड अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ जेड अल्फा बाई 2, यही है ना। तो ये क्या पूछ रहा है आपसे कि इधर अल्फा बाई 2 है, इधर अल्फा बाई 2 है, और इधर टोटल बीच में 1 माइनस अल्फा है टोटल। तो ये प्रोबेबिलिटी प्लस ये प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो ये पूछ रहा था आपसे। सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, क्लियर हुआ कि नहीं? कैन राइट इज अल्फा, क्या मैं अल्फा लिख सकता हूं? तो यहां ये कहना चाह रहा हूं, ये जो k6 है दिस इज नथिंग बट k अल्फा बाई 2, यहां ये बोलना चाह रहा हूं। तो मतलब ये हो गया। तो वापस हमारा क्रिटिकल रीजन अब क्या रिड्यूस होके आया, तो ये जो क्रिटिकल रीजन है ऑफ साइज अल्फा, क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा इज x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा बाई रूट n, दिस मॉड्यूलस इज मोर देन इक्वल टू, ये z लिखना था मुझे, z अल्फा बाई 2, ये आ गया। ठीक है, प्रूव, बाकी ऐसे प्रूव हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये मतलब यूज किया इसके लिए जब सिग्मा नोन है, जब अननोन होगा दूसरा केस देख लो, यही चीज होगी, सेम चीजें, लेकिन देखो नेक्स्ट थ्योरम वही है कि x1 x2 xn ये रैंडम सैंपल है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर से, वेयर म्यू एंड सिग्मा स्क्वायर आर बोथ अननोन। ठीक, h0 है मेरा, म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट, h1 है म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट, फिर से वही। तो यहां जो क्रिटिकल रीजन आएगा, क्रिटिकल रीजन इज, यहां से क्या होगा, मतलब लाइक्लीहुड रेशियो क्रिटिकल रीजन, तो हर जगह वही फाइंड कर रहा हूं, एलआरटी क्रिटिकल रीजन ही फाइंड कर रहा हूं। लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से जो क्रिटिकल रीजन मिलेगा मुझे, क्या होगा, व्हाट डू यू थिंक? सिग्मा अननोन है अब, तो एक तो आप यूज कर लोगे ऐसे ही, हाँ, तो डिस्ट्रीब्यूशन टी हो जाएगा। शुरू में जब हम लोग तो यहाँ पे क्या बनेगा, जो शुरू में से लिखा था ना, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन यहाँ s बाई रूट एन, दिस मॉड। देखो एक चीज नोट करना, आप मॉड कहाँ लग रहा है, जहां पे इस तरह केस है। अगर यहाँ मोर देन म्यू नॉट कर दूं, मैं अगला लिखूंगा, तो वहां मोड नहीं आएगा फिर, तो क्योंकि वहां पॉजिटिव हो जाएगा ना वो, तो मॉड नहीं होगा, वो पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि अगर म्यू मोर देन म्यू नॉट बोल दिया तो इसका मीन म्यू आएगा, तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। तो मोर देन इक्वल टू के, तो वो भी दिक्कत नहीं है, लेस देन म्यू नोट करूंगा तो लेस देन आ जाएगा उसके हिसाब से। नहीं, तब भी नहीं लगेगा लेस देन, ये टू साइडेड टेस्ट बोलते हैं इसको हम, क्योंकि दोनों तरफ होगा ना, और जब मोर देन या लेस देन तो वन साइडेड टेस्ट है वो, तो एक साइड का ही क्रिटिकल रीजन मिलेगा उस केस में हमें, नॉर्मल केस में स्पेशली। ठीक है, ओके, तो ये हो गया। अब हमारे पास क्या होगा, क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा। सो क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा इज, तो लेफ्ट साइड तो यही रहेगी, हमें अल्फा हेल्प करता है कांस्टेंट डिसाइड करने में। क्या लिखूंगा मैं, क्या बनेगा ये, सो ये मोर देन इक्वल टू टी अल्फा बाई 2, और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम
n माइनस वन, साइन माइनस ठीक है ना, x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन s बाई रूट एन, तो एन माइनस ठीक है n माइनस वन ये बनेगा। यही चीज अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, देखो यही चीज अगर यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर जो ये वर्ड यूज किया है यहाँ पे जस्ट वेयर सिग्मा स्क्वायर इज नोन, अच्छा अगर नोन था तो उस केस में क्या होगा फिर, अच्छा नोन वाला कर लिया ना पीछे, तो कर लिया ना, ओके तो नोन वाला तो कर लिया, ये पीछे आया था ना नोन वाला, कि जहाँ पे जस्ट सिग्मा आ गया, ओके हमें आगे इसके लिए देखना है वन साइडेड के लिए। नोन वाला तो ये था ना जो सिग्मा स्क्वायर नोन था, तो ये सिग्मा बाई रूट एन आया था, तो उस केस में इसका डिस्ट्रीब्यूशन स्टैंडर्ड नॉर्म में बनता है, तो जाके ठीक है नोन नहीं, तो मुझे एक्चुअली ये रखना है, दोनों अननोन है बट यहाँ चेंज करना है, इसको चेंज करना है एक्चुअली, तो मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ कि जब यहाँ लिखूंगा म्यू मोर देन म्यू नॉट, ठीक है, क्या इक्वल टू या मोर देन लिख दिया, तो उस केस में क्रिटिकल रीजन में क्या चेंज होगी, यहाँ तो बस मॉड हटेगा, यहाँ बस आपका मॉड हटेगा एंड ठीक है, तो ये मॉड हटा दो, ये मॉड हटा दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा फिर, क्या चेंज आएंगे यहाँ पे, मॉड तो यहाँ भी हटेगा, लेकिन यहाँ कांस्टेंट किसके इक्वल आ जाएगा फिर, टी अल्फा, तो नोटेशन क्लियर है ना, देखो टी एन माइनस वन मोर देन टी एन माइनस वन अल्फा, ये प्रोबेबिलिटी, और मॉड टी एन माइनस वन मोर देन टी माइनस वन अल्फा, बताओ दोनों का आंसर बताओ मुझे, क्या आंसर हुआ इन दोनों का, समझ ना आया तो ग्राफ बना के देख लो, हाँ पहले का अल्फा हो जाएगा, दूसरे का, टू अल्फा, ठीक है ना, क्योंकि मॉड है ना, तो वैल्यू ये जो नंबर है इसके आगे का भी और इसका नेगेटिव के पीछे वाला भी, तो दोनों साइड टू साइड टेस्ट हो गया, तो ये टू साइड है, दोनों साइड का प्रोबेबिलिटी काउंट करेगा, तो इसलिए वहां अल्फा बाई टू आया है, ताकि ये अल्फा बाई टू क्यों आया, यहाँ पे अल्फा बाई टू क्यों आया है, ताकि हमें समहाउ साइज अल्फा ही चाहिए, टू अल्फा नहीं चाहिए, अल्फा बन तो जाएगा, इसलिए अल्फा बाई टू करता कि अल्फा बन जाए, है ना, यहाँ अल्फा बाई टू करते हैं ताकि अल्फा बन जाए, सेम लॉजिक जेड के केस में भी है कि, है ना, सिमिलरली अगर लिखता हूँ कैपिटल जेड मोर देन जेड अल्फा बाई टू, तो ठीक है जैसे ये लिख दिया, तो ये है अल्फा बाई टू रहेगा, और प्रोबेबिलिटी मॉड जेड मोर देन जेड अल्फा बाई टू, तो मॉड जेड है तो जेड अल्फा टू के आगे भी और माइनस जेड अल्फा टू के पीछे भी, दोनों साइड का आ जाएगा, तो ये अल्फा बन जाएगा, ठीक है ना, सेम चीज़ है मतलब, तो यहाँ भी अगर जैसे समझाने के लिए मैं अगर बात करूँ कि यहाँ अल्फा बाई टू कर दूँ तो ये अल्फा बन गया, यहाँ अल्फा बाई टू करूँ तो ये अल्फा बाई टू ही रहेगा, लेकिन मुझे तो अल्फा चाहिए तो इसलिए यहाँ अल्फा करना पड़ता है, ओके तो ये बन जाएगा टी, अब देखो मॉड खत्म हो चुका है, तो एक साइड का ही प्रोबेबिलिटी आएगी, तो मुझे नोटेशन यूज करना पड़ेगा इसका टी एन माइनस वन अल्फा, ठीक है, हाँ एन माइनस वन अल्फा, तो यहाँ मॉड है अल्फा बाई टू है, वहां अल्फा है, अच्छा ये कभी अल्फा पहले कभी एन बाद में, तो दोनों सेम मीनिंग है मेरा, अलग अलग नहीं है ना, जैसे यहाँ बाद में ये लिखा है वहां पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो मेरे केस में सेम ही मीनिंग है दोनों का, मतलब समाउ डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड वो लिखना है, चलो ये हो गया, सेम चीज तुम्हें समझ रहा हो वहां भी होगा, तो यही स्टोरी यहाँ भी रिपीट होती, मैंने लिखा नहीं है ऐसे, तो यहाँ भी सेम स्टोरी है, अगर मैं यहाँ मोर देन म्यू नॉट कर दूं तो ये मोर देन जेड अल्फा वैसे आ जाएगा, जेड अल्फा हो जाएगा, सेम चीज है ना, तो लिखो या समझ आ गया तुम लोगों को, समझ आया ना, क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर उसमें होगा तो डिराइव कर दूंगा जरूरत पड़ेगी तो, मतलब बाकी चीजें क्वेश्चन के डिराइव कर दूंगा जरूरत पड़ी तो, इस तरीके से है, बाकी हो जाएगा।
देख लो, जैसे मैं अगर इसको लिखूं, ये कॉपी भी तो नहीं होता, देखो इसमें तीसरा केस क्या है कि अगर ये लेस देन हो जाए तो क्या होगा, अगर यही चीज है जस्ट लेस देन हो जाए, अब यहां पे क्या होगा कि मान लो ये मोर देन की बजाय लेस देन हो जाए तो क्या चेंज आएगा, सर क्रिटिकल रीजन में लेस देन हो जाएगा। हाँ ये भी लेस देन इक्वल टू आ जाएगा और ये भी लेस देन इक्वल टू, क्या लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, लेकिन अल्फा ही प्रोबेबिलिटी चाहिए तुम्हें। 1 माइनस। हाँ तो वो एक्चुअली टी और जेड में नेगेटिव हो जाता है ना, तो ये माइनस जेड अल्फा बाई टू बोल दो, या टी वाला सिमिलर केस होता है तो टी वाले में भी कि माइनस टी एन माइनस वन अल्फा बाई टू बोल दो, या अल्फा बाई टू के बजाय अल्फा बोल दो, मर्जी है तुम्हारी। देखो तो इधर एक्चुअली माइनस है ना, तो इधर अल्फा बाई टू होगा, इधर वन माइनस अल्फा बाई टू होगा, ये है तो इधर अल्फा बाई टू और टोटल जो होगा वन माइनस अल्फा बाई टू होगा। तो कहने का मतलब तुम्हें अल्फा चाहिए ना साइड, तो यहाँ तुम्हें अभी ये लिखने का मतलब क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कितनी आ जाएगी, अभी जो लिखा है मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस, तो उसके आगे का अल्फा है तो पीछे वन माइनस अल्फा आ जाएगी, लेकिन साइज अल्फा चाहिए था मुझे, तो मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 1 माइनस अल्फा। हाँ तो वो टी है ना, टी और जेड में वन माइनस अल्फा नहीं होता है तो वो नेगेटिव आ जाता है, ठीक है ना। हाँ तो वो वन माइनस अल्फा करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा वो, तो क्योंकि जीरो का आउट सिमेट्रिक है तो वन माइनस अल्फा वो जस्ट नेगेटिव हो जाएगा। सेम चीज जेड में होगा, यही चीजें जेड में हो रही होंगी, तो नॉट इक्वल टू या मोर देन या लेस देन, तो इस तरह क्रिटिकल रीजन बनेंगे। सेम तीन केस बनेगा जब सिग्मा स्क्वायर नोन था, अभी अननोन के लिए कर रहे हैं हम लोग, सिग्मा स्क्वायर अननोन के लिए कर रहे हैं ना, नोन के लिए करेंगे तो सेम होगा। देखो तो मैं क्या बोलूं, लिख दूं, चलो लिख ही देता हूं ताकि नोट्स पे रहता है तो बच्चों को अच्छा लगता है। देखो तो थ्योरम क्या है कि वैसे ही है, x1 x2 xn IID है नॉर्मल म्यू सिग्मा स्क्वायर, ओके तो यहाँ पे क्या है सिग्मा स्क्वायर इज नोन। तो पहला केस मैं ये बोल रहा हूँ कि h नॉट जो मेरा है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड h1 है म्यू इज डिफरेंट देन म्यू नॉट, ये पहले लिख चुके हैं हम, तो मैं बस ये दोनों केस लिख देता हूँ मोर देन म्यू नॉट। तो इसमें जो होगा LRT क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा क्या होगा इज x बार माइनस म्यू सिग्मा बाई रूट एन, मोर नहीं होगा क्योंकि मोर देन है ना तो एक साइड का ही लेना मुझे, सो मोर देन आएगा क्या z अल्फा बाई टू, ठीक। एंड इसका दूसरा केस है, सो इसका जो सेकेंड केस है इसका जो सेकेंड केस है आपका, तो लेस देन कर दो, तो यहां बस अल्फा बाई टू ये अल्फा अल्फा ना, यहाँ तुमने सही बताया ये गलत बताया, देखो ध्यान से वन साइड है ना तो अल्फा होगा, ठीक है जी देख लो आप सब, तो वन साइड है तो अल्फा होगा, तो लेस देन जैसे जैसे यहाँ पे माइनस जेड अल्फा है, इधर अल्फा है, इधर वन माइनस अल्फा है, और जब जेड अल्फा है, इधर अल्फा है, इधर वन माइनस अल्फा है, ठीक है। तो जब मोर देन है ना तो ये नंबर है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1 है, तो नॉर्मल 0 1 मोर देन जेड अल्फा, अल्फा आना चाहिए, साइज अल्फा का टेस्ट में साइज अल्फा आना चाहिए, एंड ये प्रोबेबिलिटी भी अल्फा आनी चाहिए, तो इससे लेस की प्रोबेबिलिटी अल्फा आनी चाहिए। नॉट इक्वल टू है, दोनों साइड का काउंट होता है, इसलिए अल्फा बाई टू रखा जाता है जब बोथ साइडेड है। तो अभी कोई डाउट है तो बताओ इसमें टर्म समझने में। चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं टेस्टिंग वाले, है ना। तो
असाइनमेंट ओपन कर ले या वैसे करूं? असाइनमेंट तुम लोग ट्राई करके आना नेक्स्ट, कल जो क्लास होगी 9 to 11 जो 3 असाइनमेंट भेजे हैं ट्राई करके आना। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, बाकी सर एक प्रसन्ना सर से एक सवाल करके। हाँ बताओ, कोई क्वेश्चन है तुम्हारा मतलब पर्टिकुलर बताओ अगर कोई है तो। 18.15 सर कल कौन सा वाला डिस्कस करेंगे, सब जैम वाला कि गेट वाला? पहले जैम वाला करो फिर गेट वाला करना। पहले जैम वाला करके आओ, कल जैम वाला, परसों गेट वाला। उसके बाद एक नॉन पीवाईक्यू 100 क्वेश्चन वाला है, वो भी ट्राई करके आओ। तो इसमें ठीक है प्रसन्न, थोड़ा आसानी से समझा दिया है नहीं क्या? 18.1 एग्जांपल 18.15 एग्जांपल पेज 537 चेक करो पेज क्या है, बुक में देख रहे हो ऐसे देख रहे हो तुम? सर पीडीएफ में 555 555 पीडीएफ में, मेरे पास ओल्ड वाला है क्या? तो 18.1 कौन सा है? पीडीएफ क्या? 1 + थीटा x की पावर थीटा। सर यूनिफॉर्म और नॉर्मल है। अच्छा नहीं तो दूसरा मैं देख रहा हूँ, इसका मतलब रुको, यूनिफॉर्म 1, थीटा है समथिंग 545 रुको, तुम्हारा क्या 555 है? मेरा तो ऐसा कुछ है ही नहीं। भेजो ग्रुप में, भेजो क्वेश्चन है। ठीक है भेज। हाँ पता नहीं ओल्ड हो गया क्या ये बुक, अपडेट भी होता है पता नहीं। तो हाँ सर भेज दीजिए। एक मिनट, अच्छा 18.15 था, मैं 1 देख रहा था। देखो तो देखो क्वेश्चन कह रहा है कि x बी रैंडम वेरिएबल अबाउट द हाइपोथेसिस दिस। तो h0 में है x हैगा यूनिफॉर्म 0 1 एंड ha मतलब अल्टरनेटिव h1, x इज नॉर्मल 0 1, ठीक, to be tested. So what is the most powerful test with the significance level this based on the observed one observation of x, ठीक है। तो so likelihood function under h0, तो अभी यही यूज करूंगा यार, पैरामीटर नहीं है डिस्ट्रीब्यूशन ही है। तो डिस्ट्रीब्यूशन, तो जब ऐसा हो तो इसका मतलब है कि आपको पीडीएफ लेना है x1 का जो h0 के अंदर है, मतलब मैं ऐसा बोल दूं या तो जैम में भी ऐसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आएगा, मतलब कुछ जगह पैरामीटर पे जब हमने बात किया पैरामीटर पे थ्योरीज, लेकिन कुछ जगह क्वेश्चन पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में बात करते तो भी कोई दिक्कत नहीं, कॉन्सेप्ट सिमिलर रहेगा। तो f0 मतलब f0 बोल देता हूँ, f0 x, तो जो इसका पीडीएफ है कितना है 1 LH1, तो इसका मतलब f1 x बोल देता हूँ, 1 जस्ट फॉर 1 का मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो इसका पीडीएफ है 1/√2 पाई e की पावर -12 x स्क्वायर, ठीक है। तो बाई लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट कहता है कि LH0 अपॉन LH1 दिस इज लेस देन इक्वल टू k, डिवाइड कर लो तो समझ आ गया होगा तुम्हें। सो 1 अपॉन 1/√2 पाई e की पावर -12 x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k। तो यहां से √2 पाई और ये इधर आ जाएगा e की पावर, तो हाफ x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k। तो रूट पाई को भेज दो राइट में, तो k1 रूट पाई को राइट में भेज दिया, e को भी राइट में भेज दो लॉग लेके, हाफ x स्क्वायर हाफ को भी भेज दो, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू समहाउ k2 कर दो, मॉड x या कैपिटल x लो कोई दिक्कत नहीं है, मॉड x लेस देन k3। हाँ तो यही आंसर होगा। अच्छा पूछा क्या है,
साइज अल्फा है ना, साइज भी यूज करना है। तो यहां से आ गया तुम्हारे पास कि mod x लेस देन k। चेक करो कैलकुलेशन मिस्टेक ना किया हो, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, साइज अल्फा दे रखा है, तो अल्फा कितना 0.05, ये अल्फा है। तो प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, तो h नॉट इज ट्रू का मतलब मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन क्या रखना है, यही मतलब था ना। तो मुझे x का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0 1 रखना है h नॉट में, हाँ। तो क्या होता है रिजेक्टिंग h नॉट व्हेन h नॉट इज ट्रू, तो यहाँ पे mod x है, x यहाँ खुद पॉजिटिव है तो mod हटा दो, तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू k। कब, जब x यूनिफॉर्म 0 1 है। तो x यूनिफॉर्म 0 1 लेस देन इक्वल टू k क्या होता है, सीडीएफ क्या होता है डिस्ट्रीब्यूशन का, x होता है। तो x होता है, तो ये k ही आ गया। हाँ सर यही तो आएगा। तो k कितना हो गया, तो 0.05। हो गया आंसर। तो यहाँ पे x इज यूनिफॉर्म 0 1, यूनिफॉर्म 0 1 में सीडीएफ k है, तो k, तो यहाँ से k की वैल्यू मिल गई मुझे। तो k की जो वैल्यू मिल गई, तो इसका आंसर है कि k जो आया है ना। देखो थ्योरीज में सारे कॉन्सेप्ट कई बार नहीं होते, अब क्वेश्चंस के थ्रू बहुत सारे कॉन्सेप्ट अभी आएंगे कि इस क्वेश्चन में कैसे उसको अप्लाई करना है ना। कि थ्योरी क्या जनरल रहता है, एक जनरलाइज किया था, क्वेश्चन में क्या थोड़ी वेरिएशन कर देता है, तो उसके हिसाब से तुम्हें थ्योरी अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे k की वैल्यू जो है वो 0.05 हो गई। तो मेरा क्रिटिकल रीजन क्या आ गया, तो फाइनली जो क्रिटिकल रीजन है, So mod x less than हाँ, so mod x लेस देन इक्वल टू 0.05, ये आंसर है, देख लो। सर नीचे देखिए क्या 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 क्रिटिकल रीजन क्या निकाला है। व्हाट इज द मोस्ट पावरफुल टेस्ट विद द सिग्निफिकेंस लेवल। तो मोस्ट पावरफुल यहाँ हमने, अच्छा मोस्ट पावरफुल चेक नहीं किया अभी कि विद द सिग्निफिकेंस, तो ये सिलेबस का पार्ट है। अच्छा इसमें देखता हूँ, तो यहाँ पे बाद में उसने इसको छोड़ के क्रिटिकल रीजन ले लिया है। ऐसा है क्या, तो सपोर्ट का कोई कांसेप्ट लग रहा है इसमें। चेक कर लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे अलग भी है, मतलब क्योंकि जैम के हिसाब से लिखा नहीं है ना, हमें देखना जैम में क्या है, देख लेता हूँ फिर भी इसने किया क्या है। सो अच्छा, तो इसने पहले x लेस देन इक्वल टू a ले लिया, क्रिटिकल रीजन तो सही है हमारा। अब इनका भी ठीक तो है। अच्छा एक मिनट, अभी क्या है कि द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन इज दिस, तो यहां तक जो हमने किया उसने भी तो किया है ना, मतलब चूंकि x यूनिफॉर्म है तो उसने पॉजिटिव करके, तो उसने बस ये लिखा है कि अंडर h1 था तो जस्ट x उसने हटा दिया, x को हटा दिया, बिकॉज मान लिया कि वो है ना पॉजिटिव ही है इसलिए, नॉर्मल तो पॉजिटिव नहीं होगा, जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ तक तो ओके है। बेस्ड ऑन सपोर्ट ऑफ यूनिफॉर्म दिस, सिंस द सपोर्ट ऑफ दिस यूनिफॉर्म 0 1 द एक्सेप्टेंस रीजन, ठीक तो है। जो एक होता हमने क्या लिखा, ये क्या है मेरा रिजेक्शन, तो रिजेक्शन का कॉम्प्लीमेंट एक्सेप्टेंस, उसने एक्सेप्टेंस रीजन लिखा है, ठीक तो है। क्रिटिकल रीजन डिफाइन कर दिया इसने। क्रिटिकल रीजन ऑफ दिस हाइपोथेसिस टेस्ट इज द सेट। नहीं तुम समझे नहीं। जैसे मैं चलो इसके लिए लिखता हूँ, अगर यूनिफॉर्म 0 1 की बात कर रहा है ना, तो चूंकि मेरा x यूनिफॉर्म 0 1 है, तो क्रिटिकल रीजन मेरा क्या है, x सच दैट x बिटवीन मैंने क्या निकाले हैं 0 to 0.05, ठीक। तो क्रिटिकल रीजन का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 0.5 से ज्यादा। हाँ 0.05 से 1, ये तो किया उसने, चेक करो। सी कॉम्प्लीमेंट लिखना ना ये बॉटम पे, हाँ तो सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, इसको छोड़ के। हाँ तो ये कॉम्प्लीमेंट मतलब ये रिजेक्शन रीजन का उल्टा है, एक्सेप्टेंस लिखा तो है, एक्सेप्टेंस रीजन, ध्यान से देखो, द एक्सेप्टेंस रीजन इज, कहां लिखा क्रिटिकल रीजन है ये, सी इज क्रिटिकल रीजन, सी कॉम्प्लीमेंट इज नॉट क्रिटिकल रीजन। तो जो क्रिटिकल रीजन में रिजेक्शन रीजन, तो रिजेक्शन रीजन का अपोजिट एक्सेप्टेंस रीजन, तो एक्सेप्टेंस रीजन लिखा ना, क्या दिक्कत है, वो तो क्या। अच्छा तुम बॉटम, अच्छा एंड में मैं तो यही लिख रहा हूँ, इसने क्या कहा है आगे। अच्छा however since the support of the normal distribution is this, so अच्छा अंडर उसकी बात कर रहा है कि मतलब लाइक
नॉर्मल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? सो एक्चुअल क्रिटिकल रीजन शुड बी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी इन आर, देयरफॉर द क्रिटिकल रीजन ऑफ दिस हाइपोथेसिस इज दिस. तो ऑफ दिस हाइपोथेसिस मोस्ट पावरफुल दिस इज रिएक्ट एच नॉट इफ दिस एंड दिस. अच्छा, तो यहाँ पे क्या है कि तुमने अंडर, हमने किसे बात किया है? हमने अंडर एच नॉट बात की है, यही ना? नॉट बात की, हाँ हाँ, तो ये कह रहा है कि या तो x लेस देन इक्वल टू 0.05 हो या x मोर देन इक्वल टू 1 हो. तो मतलब ये कहना चाह रहा है, चूंकि एक्सेप्टेंस रीजन तुम्हारा ये आया है ना, तो अब तुम क्रिटिकल रीजन, ये तो यूनिफॉर्म पे लिखा था, x तुम्हारा कोई भी रियल नंबर हो सकता था, तो अब तुम अगर लिखोगे तो यहां से तुम्हारा ये आ जाएगा कि क्रिटिकल रीजन जो है x जो है लेस देन 0.05 या x मोर देन इक्वल टू 1, क्योंकि तुम्हारे लिए तुमने क्या लिखा था? रिएक्शन रीजन क्या है? रिएक्टिंग h नॉट इज ट्रू ना. तो व्हाट इफ x इज मोर देन 1? वो तो यूनिफॉर्म के बाहर ही चला गया. हाँ, तुम रिजेक्ट करोगे, एक्सेप्ट करोगे? x की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है तो ऑब्वियसली रिजेक्ट हो जाएगा. हाँ, तो वही तो लिखा है इसने, तो वही उसने ऐड कर दिया है कि अगर तुम्हारा x 0 से ज्यादा है तो ऑब्वियस है वो यूनिफॉर्म 0 1 तो होगा नहीं. सॉरी, अगर x तुम्हारा 1 से ज्यादा है तो ये तो श्योर हो गया ना कि वो यूनिफॉर्म तो हो नहीं सकता. तो वो x कहाँ जाएगा? एक्सेप्टेंस रीजन में या रिजेक्शन रीजन में? तो इस तरीके से वो तो एच नॉट रिजेक्ट ही होगा ना उस केस में. तो वही उसने इंक्लूड कर दिया एंड में कि लाइक अगर 1 से ज्यादा है तो एच नॉट रिजेक्ट ही होगा, ये कहना चाह रहे हैं. ये किया मतलब पहले क्रिटिकल रीजन निकाला, फिर एक्सेप्टेंस रीजन का इसने कॉम्प्लीमेंट ले लिया. अब कह रहे हैं कि वो क्रिटिकल रीजन है. नहीं, एक मिनट. However, the actual critical reason should be the complement of critical C complement. ये बोल रहा है कि जो C complement है उसका complement लेंगे तो रिजेक्शन रीजन नहीं. तो कह रहा है वो, देखो ध्यान से क्या लिखा है, तुम पढ़ो वो लाइन जहाँ तुम्हें दिक्कत है, पढ़ो एक भाई. तो यहाँ से however since the support of the standard normal distribution is R, हाँ, the actual critical region should be the complement of C in R. नहीं C नहीं है, C का C है ऊपर, तो वो C का C भी लगा है. अच्छा, मतलब C कॉम्प्लीमेंट का जो कॉम्प्लीमेंट है उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लो, तो तुम डबल कॉम्प्लीमेंट लोगे तो क्या आ जाएगा? वही आ जाएगा. हाँ, तो वही तो कह रहा है, क्रिटिकल रीजन लिख रहा है ना. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट ऐसा बोल रहा है. तो क्रिटिकल रीजन है कॉम्प्लीमेंट, एक्सेप्टेंस रीजन उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लिया तो रिजेक्शन रीजन ही आ गया. तो वो रिजेक्शन रीजन क्यों अलग आया पहले वाले से? हाँ, क्योंकि वो यूनिफॉर्म के रेस्पेक्ट में बात किया ना हमने. तो यहाँ प्रॉब्लम पता है इस क्वेश्चन में क्या है कि H0 में x का सपोर्ट 0 से 1 है और H1 में x का सपोर्ट कोई भी रियल नंबर है यहाँ पे, और यहाँ x जस्ट तुम्हारा 0 से 1 के बीच की वैल्यू है. तो हमने ये कहा कि x अगर 0.05 से कम आया तो हम रिजेक्ट कर देंगे, ओके, H0 को. अच्छा, अगर 0.01 से 1 तक आया तो हम एक्सेप्ट करेंगे, ठीक. और वैसा इसलिए क्योंकि वो हमारे पास अल्फा 0.05, अल्फा क्या होता है? टाइप 1 एरर. तो इतना एरर अलाउड है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो कि 0.05 से कम होने पे भी रिजेक्ट कर रहे हो, क्योंकि इतना अलाउड है इसीलिए. तो अब अगर x तुम्हारा, क्योंकि ऑल्टरनेट विद x कोई भी हो सकता है, तो क्वेश्चन ये है कि अगर x तुम्हारा 5 हो गया तो क्या करोगे उस केस में? उस केस में रिजेक्ट कर देंगे. हाँ, तो वही वो एंड में वही चीजों को लिख रहा है अलग से. आपको यही बताना, यही चाह रहा है कि अगर x मेरा 0.1 से, अगर 0.1 के अंडर है तो जो टेस्ट मैंने डिसाइड किया है उसमें मेरा 0.05 से कम होगा तो हम H0 को रिजेक्ट करेंगे, 0.05 से 1 तक हुआ तो एक्सेप्ट करेंगे H0 को, अगर 1 से ज्यादा हुआ तो हम फिर रिजेक्ट करेंगे उसको. क्योंकि पूरा पैरामीटर स्पेस इन ऑल जो मैं बोलता हूं ये पैरामीटर स्पेस अंडर H0 है. यहाँ x कोई मैं डिस्ट्रीब्यूशन x की जो वैल्यू है 0 1 है, यहाँ x रियल नंबर है, तो होल पैरामीटर स्पेस क्या होगा यहाँ पे? सेट ऑफ ऑल x क्या होगा? पूरे यूनियन ले लो तो r आ जाएगा ना पूरा. तो इसलिए उस एंड में r पे आंसर लिख रहा है एक्चुअली वो, कि जब x पूरा रियल नंबर है तो क्या करोगे तुम, ये चीज है. एक समझ. और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, जिन लोगों ने PYQ का ट्राई भी किए हैं, अगर उसमें कुछ डाउट आया तो पूछो, अदरवाइज मैं अभी, हाँ वो p वैल्यू वाला कुछ क्वेश्चन, हाँ एक कॉन्फिडेंस इंटरवल में 2015 में शायद वो सवाल आया था, एक बार वो देख लीजिए. तो कॉन्फिडेंस लेवल का तो कल डिस्कस करते हैं 9 to 11 में, है ना. अभी टेस्टिंग वाला बताओ, कल 9 to 11 में या 6 to 7 जो तुम्हारी मर्जी हो. 9 to 11 में कल डिस्कशन नहीं है, डाउट क्लास डिस्कशन है कल परसों 30 तक. हाँ, जनरल वो वाले सवाल में डाउट आ जाते हैं जो
जैसे वो पीएमएफ दे रखता है वो पॉइंट पे, हाँ। और हमें वहां से क्रिटिकल रीजन निकालना होता है, उसमें चेक करना होता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वो समझ में नहीं आता। हाँ वो थोड़े अलग, तो उसका एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। तो वहाँ पे क्या है कि वो उसका एक अलग कॉन्सेप्ट जनरलाइज नहीं है ना, तो वहाँ अपनी मर्जी से x लेस देन इक्वल टू k लेना होता है अगर लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग है x के रिस्पेक्ट में, तो है ना। और यस अगर लाइक्लीहुड फंक्शन डिक्रीजिंग है, जो रेशियो उसका अगर डिक्रीजिंग है, तो उस केस में x मोर देन इक्वल टू k लेते हैं ना। तो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं बताऊंगा उसमें, ये थोड़े है ना जो रेयर कॉन्सेप्ट जो जनरलाइज नहीं है, ये कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है, एक्सेप्शनल केसेस टाइप के, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू हम कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के थ्रू ना उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, ऐसा है। चलो अभी वो क्वेश्चन देख लेते हैं 2023 जैम वाला, जो क्वेश्चन हमने, है ना। एक मिनट, तो क्या करो